हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों, क्लास 8th क्रॉस कर चुके हैं आप लोग और क्लास 9th में आ गए हैं। और 9th में आते ही फैमिली में सभी लोग आप लोगों से कह रहे हैं कि बच्चों अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो। तो बड़ी क्लास में आ गए हो मतलब क्या होता है इस बात का? बड़ी क्लास में आ गए हो यानी कि अब आपको पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बुक्स की मोटाई बढ़ती चली जाएगी और शायद आप पर स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और आपके अंदर एक अनचाही सी टेंशन भी पैदा हो चुकी है। जी हाँ, तो बच्चों क्लास 9th में आने का मतलब यह है कि अपने आप को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना, जो कि कमिंग ईयर में आप लोगों को फेस करना है, राइट। और साथ ही साथ आगे के कंपटीशन लेवल के लिए भी अपने आप को तैयार करना। तो यही सब, इन्हीं चीजों के लिए आपकी शुरुआत होती है क्लास 9th से। और यहां पर मैं आपके साथ मौजूद हूं आपके इस स्ट्रेस को कम करने के लिए। सो My dear children, you are most welcome in save classes। और सेव क्लासेस का मतलब यह है कि ये क्लासेस आपको सेव करेंगी, बचाए रखेंगी किसी भी तरह के स्ट्रेस से, किसी भी तरह की टेंशन से। और आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट क्लास 9th का, जिसको साइंस कहा जाता है। और आज मैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत करूंगा पहले चैप्टर से, जिसका नाम है, टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ बच्चों, चैप्टर की शुरुआत आप लोगों के साथ करने के लिए जा रहा हूं मैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स बहुत ही आसान चैप्टर है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस हमारे ऊपर ना पड़े, चैप्टर को हम बहुत आसानी के साथ पढ़ते चले जाएं, कवर करते चले जाएं, ये ही हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम चैप्टर को तैयार करेंगे डिटेल में आप लोगों के साथ, और उसके बाद हम लोग तैयार करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी अलग अलग लेवल के, ताकि चैप्टर की तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम में आप ला सकें बहुत ही अच्छे मार्क्स। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों के सामने करने के लिए जा रहा हूं, और यहां पर मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चों हम लोग जहां पर रहते हैं उसे अर्थ बोलते हैं, राइट। अर्थ हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। किसका? यूनिवर्स, UNIVERSE, यूनिवर्स का एक हिस्सा है हमारी ये अर्थ। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ये यूनिवर्स किससे मिलकर के बना है, तो सीधा सीधा जवाब आता है कि ये दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। और ये कौन से हैं दो कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट है एनर्जी। जी हाँ बच्चों, पहला कंपोनेंट है एनर्जी और दूसरा कंपोनेंट है मैटर। क्या अंतर होता है एनर्जी और मैटर में? एनर्जी वो कंपोनेंट है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, और ये किसी भी तरह का कोई स्थान या जगह नहीं घेरती। जबकि मैटर इसके ठीक विपरीत, ठीक ऑपोजिट कंपोनेंट है, जिसमें मास भी होता है, जिसको हम फील भी कर सकते हैं और जिसको हम
देखते हैं कि वो जगह भी घेर रहा है। तो मैटर एंड एनर्जी, इन दोनों चीजों से मिलकर के बना होता है हमारा कंपोनेंट। और यहां पर मैं आज डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में मैटर के बारे में। क्या होता है मैटर? हालांकि मैटर की 3 कॉमन स्टेजेस के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली स्टेज है सॉलिड, दूसरी स्टेज है लिक्विड और तीसरी स्टेज है गैस। ये 3 स्टेट्स मैटर की मानी जाती है, जिन्हें आप पीछे की क्लासेस में भी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को, और चैप्टर में मेनली मुझे डिस्कस करना है मैटर, राइट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं मैटर के बारे में। यहां पर शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक छोटे से क्वेश्चन से। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट आपको मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, और सर जवाब दे रहे हैं वही जवाब जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। चलिए आगे बात करते हैं। मैटर की स्टेट्स के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। स्टेट्स के बारे में हम अभी थोड़ा सा रुक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे फिजिकल नेचर के बारे में, मैटर की, किस तरह की मैटर की फिजिकल नेचर होती है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर के मैटर बना हुआ है। बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। आने वाले चैप्टर्स में अब एटम के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आप लोग पढ़ेंगे, या शायद हो सकता है पीछे की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि एटम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे आप पढ़ेंगे कि एटम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, राइट। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे देश भारतवर्ष में एक मुनि हुए हैं, महर्षि कणाद। कणाद उनका नाम था, और उन्होंने ही हजारों वर्ष पहले की ये बात है जब ये बताया था कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। जी हां, परमाणु, जिसे आज एटम भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन को आए तो अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं, मगर ये घटना हजारों वर्ष पुरानी है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि कणाद के नाम पर ही परमाणु को कण भी कहा गया। कण का मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल। जी हां बच्चों, तो हजारों साल पुरानी एक घटना जो भारतवर्ष में घटी, लेकिन विश्व के विज्ञान के पटल पर यह घटना अपने आप को अंकित नहीं कर पाई। एटम की खोज का क्रेडिट चला गया जॉन डाल्टन को, और आज हम सभी लोग ये
पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय फेमस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। लेकिन बच्चों, मेरा कर्तव्य था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये घटना हमारे हिंदुस्तान में घटी है। सबसे पहले परमाणु के बारे में हिंदुस्तान के ही एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट और संत मुनि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। लगातार मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, नोट्स सभी कुछ आप लोगों के सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात सुन तो रहे ही है, साथ साथ मेन पॉइंट्स भी नोट्स के अपनी रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं, ताकि घर पर बाद में जब आप लोग रिवाइज करें इस चैप्टर को तो आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पार्टिकल्स के साइज के बारे में मैं आप लोगों को केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये पार्टिकल्स यानी कण यानी परमाणु यानी कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि इनको नेकेड आईज से नहीं देखा जा सकता, और इवन एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इनको देखा नहीं जा सकता है, बल्कि इनको देखने के लिए अल्ट्रा या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वहां भी इनकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाती। पानी की एक बूंद के अंदर लगभग 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम कितने पार्टिकल्स रखता है और एक पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जी हां, यहां पर इस हेडिंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान देने से आगे का चैप्टर क्लियर होने वाला है। अदरवाइज कुछ ना कुछ बातें ऐसी अटक के रह जाएंगी जिन्हें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। राइट, इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी कि पार्टिकल्स रखे हुए हैं और पार्टिकल्स के बीच बीच में खाली जगह आपको नजर आ रही है। राइट, क्लियर हो गई बात? ये स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। राइट, नीचे की तरफ लिखा है कि देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द particles of matter. This space varies in different states of matter. If we see in case of solid, the space is very less. In case of liquid, it is more than solid but less than gas. The particle has lot of space as compared to solid and liquid. क्या मतलब हुआ बच्चों? आप लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अभी कुछ समय के बाद डिटेल में मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे ठीक पहले बताते वक्त कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैं आप लोगों को
बताना चाहूंगा कि 3 स्टेट्स मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें सॉलिड में आपस में स्पेस बहुत कम होता है, यानी सारे पार्टिकल्स आपस में चिपके रहते हैं, इसलिए सॉलिड अपनी जगह पे फिट रहता है। लिक्विड बहता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ा बढ़ गया है। गैस उड़ जाती है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो मेन बात यह है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस कम होता है या ज्यादा होता है, ये डिपेंड करता है कि वो मैटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं, जिसकी हेल्प से, जिस एनर्जी की हेल्प से पार्टिकल्स इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते हैं। तो पार्टिकल्स का ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने का, जी हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स kinetic energy. Particles are having an amount of kinetic energy, that is why they move here and there continuously. As the temperature increases, these particles move faster. Right? Particles की एनर्जी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है अगर हम लगातार पार्टिकल्स को टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं। चलिए ये बात भी हम बाद में करेंगे। यहां पर केवल आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है कि पार्टिकल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी हेल्प से पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं। और तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ एक फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं। अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना के बराबर रह जाता है। और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये डिस्टेंस या स्पेस बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी बताने जा रहा हूं, फिलहाल केवल ये बात आप लोग दिमाग में याद रखिए कि पार्टिकल्स किसी भी मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, इट मीन दे आर हैविंग सम अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड इट, और उस इनसाइड अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाते हैं। राइट? तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैटर के बारे में। चलिए बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। और स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आता है सॉलिड। मैं सबसे पहले सॉलिड के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, बात करते हैं हम सॉलिड यानी कि पहली स्टेट के बारे में। लिक्विड और गैस 3 अलग अलग स्टेट्स है। चलिए तीनों के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे तीनों स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बोर्ड पर देखिए, मैं एक फिगर आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूं और ये फिगर है आपके क्लासरूम की। ये 3 क्लासरूम है।
तीन नॉट तीनों तीन क्लासरूम्स हैं। एक क्लासरूम का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ये तीनों क्लासरूम आपको मेरे पीछे लगे हुए बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। बच्चों क्लास चलती है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं क्लास में, आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और सब बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठे हैं, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। अरे इतना डिसिप्लिन, मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा सी भी हिलेंगे डुलेंगे मैडम पनिशमेंट देंगी, राइट। इसलिए सब बच्चे क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं, राइट। सॉलिड स्टेट, पॉइंट क्लियर। बात करते हैं इंटरवल होता है, जी हाँ, रेसिस में टन 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 बैल हुई और सभी बच्चे क्लास से तितर बितर, यानी कि डिसिप्लिन खत्म। मैडम क्लास से चली गई, बच्चे इधर उधर भाग गए। लेकिन है स्कूल प्रीमाइसिस में, इंटरवल या रेसिस में बच्चे स्कूल प्रीमाइसिस को छोड़कर नहीं जा सकते, यानी कि देयर इज सम लिमिटेशन फॉर देम। कहीं भी भागो कूदो घूमो खाओ पियो, लेकिन रहना स्कूल में ही है। लिक्विड और छुट्टी हुई बच्चे गायब स्कूल से। इक्का दुक्का बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत दूर दूर, अभी थोड़ी देर में ये भी अपने घर चले जाएंगे। दिस इज गैस। तो तीनों स्टेट्स आप लोगों को मैंने आपके स्कूल के एग्जाम्पल से समझाई। सॉलिड क्या होता है, उसमें पोजीशन क्या होती है पार्टिकल्स की, लिक्विड में पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है और गैस में पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है। सॉलिड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं और उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, इट विल बी वेरी वेरी नेग्लिजिबल या वेरी वेरी लेस। सेकेंड स्टेट लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो गया है और स्पेस इनके बीच का बढ़ गया है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज होती रहती है। लिक्विड कैन फ्लो, बह सकते हैं लिक्विड, जबकि गैस के अंदर ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना ही उसकी शेप फिक्स रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ना के बराबर रह जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेट्स आप लोगों के समझ में आ गई होंगी इस डायग्राम से। अब बाकी है केवल और केवल नोट्स को एक बार रीड करना है। तो चलिए आपके सामने मैं नोट्स को रीड करके फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूँगा। बच्चों, सॉलिड के बारे में हम पढ़ते हैं कि इट हैज ए डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दे आर रिजिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट क्या है? द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, नंबर 1, solids have definite shape and volume, you know. Solids are rigid and incompressible, दबाए नहीं जा सकते. In general, solids have high density. Solids do not flow and solids are characterized by high melting point and boiling point. यानी कि अगर इनको मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि लोहे को गलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर
क्रिएट करना पड़ता है। आप लोगों को पता है, लिक्विड के बारे में जानते हैं, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी मैंने बताया, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, किसी भी बर्तन की शक्ल ले लेता है लिक्विड, चाहे वो उसे ग्लास में रख लिया जाए या किसी जग में रख लिया जाए, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स हैव स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट, लिक्विड्स डिफ्यूज more readily than solids, the boiling points of liquids are normally much lower than solids। ये सब बातें आप लोगों के समझ में आ गई हैं। और what is gas? Oh, gas नाम है इमली, स्टूडेंट का, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है और क्वेश्चन पूछ रही है सर से, व्हाट इज गैस? अरे अभी बताया बाबा, पूरा समझाया है आपको। गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैस को एक छोटी सी शीशी में भी रखा जा सकता है और उस छोटी सी शीशी को अगर हम खोल दें तो पूरे रूम में भी स्प्रेड कर जाती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। सर ने आंसर दे दिया, आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं इसके। Gases do not have definite shape and volume. Gases have high compressibility. Gases have very low densities. Gases have high rate of diffusion. कहीं भी आसानी के साथ फैल सकती है। डिफ्यूजन का मतलब गैसेस फ्लो फ्रीली। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनके बीच के डिफरेंसेस आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। Solids, liquids, gases, closely packed, loosely packed, no regular arrangement, very small, more than solids, very large, very strong, weaker than solids, very weak, definite, not। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीनों पॉइंट्स को अलग अलग लिखा जाएगा, तभी इनके डिफरेंसेस कंप्लीट होंगे। बच्चों, बात कहना चाहूंगा कि एग्जाम में कभी भी डिफरेंसेस लिखने के लिए आए तो आप एक कॉलम जरूर बनाइए और जिन दो चीज़ों के या तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं उनको अलग अलग कॉलम में लिख करके ही आप डिफरेंसेस बताइएगा। कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में डिफरेंसेस ना बताएं, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट करते हैं हम आज का ये चैप्टर यहीं पर। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करूंगा और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अटेंड इट कंपल्सरीली, राइट? थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून।